हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और एमआर एसोसिएट्स की आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है तो वो कौन सा बाय करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जोड़नी चाहिए। जैसे समझ लीजिए, कई बार हमें ये होता है कि रूम रेंट का कैपिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, हमें इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर फ्लॉटर पॉलिसी लेनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जो डिसीज़ होते हैं वो डिसीज़ में सम लिमिट क्या रखनी है, और भी कई तरह के टर्म होते हैं जैसे वेटिंग पीरियड, नो क्लेम बोनस, कैशलेस हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस चार्जेस, फ्री हेल्थ चेकअप, ओके, आयुष ट्रीटमेंट जो होती है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जर्नल पॉलिसीज़ होती है, पान इंडिया पॉलिसी होती है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। सिंपली अभी मैं प्रैक्टिकली ही ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। चीज़ें आपको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कोड डाला हुआ है मेरे खुद के नाम से, और ये कोड को मैं एक्सेस करता हूँ। अब ये कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में नहीं जानेंगे, जो मुझे आपको बताना है वो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी कुछ डिटेल डाली थी, मेरी और मेरी फैमिली की डिटेल मैंने डाली थी, और सपोज़ मुझे 2 लाख की पॉलिसी लेनी है, तो यहाँ पे मैंने कवर में 2 लाख डाला हुआ था। मुझे फैमिली फ्लोटर चाहिए। फैमिली फ्लोटर माने पूरी फैमिली के लिए एक पॉलिसी मुझे चाहिए। इंडिविजुअल मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। मीन्स मेरी फैमिली में 3 मेंबर है तो कि तीनों के लिए मुझे डिफरेंट लिमिट नहीं चाहिए। मुझे एक ही लिमिट में, मीन्स एक ही सम एश्योर्ड में, जैसे यहाँ पे 2 लाख है, वो 2 लाख का यूज़ पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तीनों के लिए यूज़ होगा। जहाँ पे आप तीनों के लिए डिफरेंट सम एश्योर्ड अगर पिक करते हो तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो जाती है। जैसे 2 लाख अगर कंसिडर करेंगे 3 लोगों के लिए तो वो हो जाएगा 6 लाख। तो इंडिविजुअल पॉलिसी अगर आप लेने जाते हो तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर फैमिली फ्लोटर आप लेते हो, आप अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। ओके, तो वैसे ये 3 लोगों के लिए मैंने ये सेल्फ, स्पाउस, मेरे स्पाउस के लिए और एक बच्चे के लिए मैंने उनकी बर्थडे वगैरह डाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे ये डिटेल मिल गई। अब सपोज़ यहाँ से कोई एक पॉलिसी मुझे पिक करनी है, तो जैसे ये ओवरव्यू छोटा-सा बता रहा है, तो पहले मैं ओवरव्यू देखूँगा और वहाँ पे मैं ढूँढूँगा कि जहाँ पे नो को-पेमेंट हो। मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये होता है कि अगर आप खुद से कुछ पेमेंट करना चाहते हो, तो वो पेमेंट आप कर सकते हो, उसे को-पेमेंट बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही करे, जब भी कोई क्लेम बनता है तो आप हॉस्पिटलाइज होते हो 24 घंटे से ज़्यादा, तो वो वाले केस में अगर पूरा क्लेम जो होगा, उसकी जो एक्सपेंस होगा, वो पूरा अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो आपको नो को पेमेंट वाला ऑप्शन ढूंढना है। को पेमेंट में कैसा होता है, जैसे ये प्लेटिनम एनहेंस में अगर बात करेंगे तो 0.25% आपको खुद से पे करना पड़ेगा। मीन्स जो भी क्लेम बनेगा उसका 0.25%, 0 से 25% तक आप पे करोगे। वैसे डिजिट में यहाँ पे 10%। तो हमें ऐसी पॉलिसी ढूंढनी है जहाँ पे कोई भी तरह का को पेमेंट ना हो। जैसे एसबीआई जनरल में आप देखोगे तो कोई भी को पेमेंट नहीं है, वैसे ही मणिपाल सिग्ना में भी नो को पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब ये प्रीमियम है वो वैरी करता है, और क्यों वैरी करता है कि हर एक तरह की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है उनमें डिफरेंट से राइडर दिए जाते हैं। एक तरह के राइडर माने बेनिफिट बोला जाता है उसको। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रीमियम है वो वैरी करता है। अब हमारे पास कुछ 7 से 8 हमारे पास प्रीमियम मिल गए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। ओके, अगर हो सकता है एक ही कंपनी होगी तो उनके जो सिल्वर प्लान होता है, गोल्ड प्लान होता है, वो भी हो सकता है। तो सपोज़ हम ये वाला जो मणिपाल सिग्ना का प्लान देखना चाहते हो, तो हम जैसे व्यू डिटेल में जाएँगे तो कुछ और चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है 89.43। तो ये ठीक-ठाक समझा जा सकता है। अदरवाइज़ नीचे भी आप जाओगे यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट, ओके, तो ये क्लेम सेटलमेंट भी आपको दिखेगा, और यहाँ पे लास्ट में आपको ये चार्ट से भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो ग्रे बार है वो इंडिकेट करता है इंडस्ट्री एवरेज क्लेम सेटलमेंट के लिए।
और ये ग्रीन वाला है वो जो भी पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखाएगा। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो इंडस्ट्री से उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम रहा है। विद इन 1 to 3 मंथ की बात करें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, और मोर देन 3 मंथ वैसे ही क्लेम नॉट सेटल। तो इंडस्ट्री जो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका क्लेम सेटल। तो 89 ऐसे बुरा नहीं समझा जा सकता। अगर आपका क्लेम, आप जो क्लेम करते हो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो अगर जेन्युइन है तो वो वाले केस में ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ओके, अदरवाइज ये देखना चाहिए आपको 90 के अराउंड होना चाहिए, तो वो बढ़िया रहता है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिंपली ये समझ लीजिए आपको ये भी देखना है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, मीन्स जो कंपनी में क्लेम किए गए हैं कितने क्लेम सेटल हुए हैं। अब आप बोलोगे ये 10% के जो क्लेम है वो सेटल क्यों नहीं हुए, वो कई गलती की वजह से होते। कई बार लोग उनको कुछ वो टोबैको वगैरह वो कुछ मीन्स उनको ऐसी कोई लेने की आदत होती है, वो एडिक्टेड होते हैं, ड्रग्स तो नहीं बोल सकते लेकिन अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वो मेंशन नहीं करते, और जब उसी वजह से बीमार होते हैं और जब मेडिकल में ये चीज़ें एक्सपोज होती है कि इस वजह से हुआ है, तो वो क्लेम सेटल नहीं होता भले ही क्लेम किया हुआ हो। तो वैसा नहीं है कि सभी क्लेम सेटल होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो मैच करने चाहिए तब जाके ये सेटल होते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। देन कुछ और चीज़ें हैं हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म है वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे बेनिफिट बताया है, तो कुछ और चीज़ें भी मैं बात करूँगा। अभी सिंपली ये जो टर्म है वो एक्सप्लेन करूँगा कि 100% कवर रिस्टोरेशन, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है। मीन्स सपोज आपका जो 2 लाख की ये पॉलिसी है, ये 5 लाख की भी हो सकती है, 10 लाख, डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो हमने डिटेल यहाँ पे डाली है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि अगर आपका 2 लाख का जो अमाउंट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, 1 साल में आपने अगर 2 लाख तक की जो वैल्यू है वो यूटिलाइज कर लिया, आपका इतना खर्चा हो गया, तो वो वाले केस में 2 लाख और आपके कवर में जोड़ लिए जाएंगे। इसे ही बोलते हैं 100% कवर रिस्टोरेशन। मीन्स समझ लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हुए, एक साल के अंदर जो बनता है वो मैं बता रहा हूँ कि आप हॉस्पिटलाइज हुए, आपका 1.5 लाख खर्च हुआ, तो 1.5 लाख वो पॉलिसी में से कवर हो जाएगा। अब बाकी का 50,000 बचा है। अगर ऐसा होता है कि आपके स्पाउस भी हॉस्पिटलाइज होते हैं उसी साल में और 1 लाख और खर्च हो जाता है, तो 50,000 तो जो आपकी बेस पॉलिसी से कवर हो जाएगा, और रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है तो दूसरे 2 लाख का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें से 50,000 यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इसे ही बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो ये 100% है, माने आपकी जो भी सम एश्योर्ड है वो यूटिलाइज हो जाती है, तो और 100% उसमें जोड़ ली जाएगी। ओके, अब नो क्लेम बोनस की बात करें तो वहाँ पे हर एक कंपनी डिफरेंट नो क्लेम बोनस ऑफर करती है। 5%, 20%, 50% भी ऑफर की करती है कई कंपनीज, लेकिन उसका प्रीमियम भी कुछ ऐसा रहता है। ओके, अब ये नो क्लेम बोनस क्या होता है। सपोज आपने ये साल में 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपको उसके ऊपर 50% नो क्लेम बोनस मिलता है। तो अगर ये साल में आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो, मीन्स आपने प्रीमियम वगैरह भरी थी लेकिन किसी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ही नहीं, कोई बीमारी नहीं हुआ, तो वो वाले केस में वो पूरे साल आपका कोई भी क्लेम नहीं बना है। उसकी वजह से जब नेक्स्ट आप अगले साल में आप जब पॉलिसी रिन्यू करवाओगे तो आपको आपका जो सम एश्योर्ड था वो 5 लाख था, उसके सामने 50% बढ़ा दिया जाएगा तो 5 लाख हो जाएगा 7.5 लाख। तो 7.5 लाख की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अगले साल हो जाएगी, जबकि प्रीमियम जो आपने पिछले साल भरा होगा उसी के अराउंड होगा, उसके आजू बाजू ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो प्रीमियम सेम रहेगा लेकिन जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ जाएगा। कई जो कंपनीज होती है वो प्रीमियम में कटौती भी ऑफर करती है, तो वो क्या करते हैं, जो प्रीमियम आपने ये साल भरा है उसके अंदर आपको 50% मिल जाता है या 10% जो भी है एनसीबी वो मिल जाता है, लेकिन जो आपका कवर रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में कंपनी सम एश्योर्ड को ही बढ़ा देती है, वहाँ पे प्रीमियम नहीं घटाया जाता। तो ये होता है नो क्लेम बोनस। फ्री हेल्थ चेकअप, कई कंपनीज ये भी ऑफर करती है कि अगर 1 साल आपने ये पॉलिसी कंप्लीट की है तो अगले साल से आपको अगर रिन्यू करवाते हो तो आपको कुछ वैल्यू का
वो मेंशन की जाती है। पॉलिसी का जो ब्रोशर होता है, उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको कुछ अमाउंट जैसे 5,000 या 10,000 की, या फिर आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10% आप फ्री हेल्थ चेकअप अपनी फैमिली के लिए करवा सकते हो। मीन्स ब्लड टेस्ट करवाते हो, यूरिन टेस्ट, तो कुछ टेस्ट होते हैं। ओके, तो वो टेस्ट करवाने के लिए आप यहाँ से अमाउंट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसमें से ये यूटिलाइज होगी। चलिए, एम्बुलेंस चार्जेस में अगर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस का यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे ये पॉलिसी में मेंशन किया है कि 2,000 तक आपको, इसमें से आपको 2,000 कवर हो जाएंगे। मीन्स एम्बुलेंस का अगर खर्चा 2,000 बनता है, 2,000 तक बनता है, तो इसमें से आप कर सकते हो आपकी पॉलिसी में से। चलिए, आगे बताया गया है डेली कैश अलाउंस, लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है इसमें ये अवेल नहीं करवाया गया। तो डेली कैश अलाउंस क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो कुछ दिन के लिए, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, तो हर एक पॉलिसी का एक क्राइटेरिया रहता है कि अगर वो डेली कैश अलाउंस देते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो हर एक दिन के लिए आपको कुछ अमाउंट मिलती है, 500 रुपये, 700 रुपये। कई बार वो आपका सम एश्योर्ड का 0.5% होता है, और ज़्यादातर केसेस में आपका जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 1% आपको डेली कैश अलाउंस मिलता है। लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए, अगर आप 15 दिन हॉस्पिटलाइज हुए और आपकी पॉलिसी में मेंशन किया है कि 7 ही दिन के लिए मिलेगा, तो 7 ही दिन के लिए आपको 750 रुपये या फिर 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये, जो भी पॉलिसी में मेंशन किया होगा उसी के अकॉर्डिंग अगर डेली कैश अलाउंस वो पॉलिसी में आपको ऑफर किया जाता है तो दिया जाएगा। अब ये डेली कैश अलाउंस का फंडा ये है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर हो सकता है कोई सैलरीड पर्सन है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, तो हर एक दिन के लिए उसका जो अर्निंग बनता है वो अर्निंग स्टॉप हो जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको डेली कैश अलाउंस देती है। मीन्स आपके एब्सेंट में आपके बिजनेस में जो लॉस हो रहा है वो नहीं होएगा और आपको कुछ कैश मिल जाएगी हर रोज के लिए। ओके, चलिए, 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो ये नहीं होता है कि आपको सीधा ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको पहले कंसल्ट किया जाता है, आपको हॉस्पिटल पे 1 दिन 2 दिन या वीकली भी जाना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको अगर जॉन्डिस हो गया तो वो वाले केस में आपको पहले कंसल्ट किया जाता है, आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती है। अगर मेडिसिन से भी कुछ नहीं होता है तो फिर आपको सीवियर केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो अगर ऐसी बीमारी जैसे जॉन्डिस है उसमें आप हॉस्पिटलाइज तो हुए, लेकिन उससे पहले जॉन्डिस से ही लेके आपको कंसल्टिंग चार्ज भी डॉक्टर ने लगाया होगा, तो वो जब आप हॉस्पिटलाइज हुए उससे पहले के उसी बीमारी को लेके जो कंसल्टेशन चार्ज और जो खर्चे हुए हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। देन 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन किसके लिए होता है? तो ये उनके लिए होता है कि कुछ मीन्स आपकी सर्जरी वगैरह हो गई या फिर कुछ बीमार थे, उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज तो थे लेकिन अब आपको छुट्टी दे गई है हॉस्पिटल से, लेकिन कुछ खर्चे होते हैं वो उसी बीमारी को लेके 90 डेज तक हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 90 डेज के लिए वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। जैसे समझ लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उसी बीमारी को लेकर आपको फिर से डॉक्टर को कंसल्ट भी करना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ता है। तो वैसे जो खर्चे होते हैं वो 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्राइटेरिया उसमें कवर होते हैं। तो वो पॉलिसी में ये कौन से खर्चे हैं किस बीमारी के लिए वो भी मेंशन किया होता है डिटेल में, तो वो आपको देखना रहता है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको जरूर से पढ़ना चाहिए किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस मीन्स कई बार ये होता है कि आपको कुछ बीमारी ऐसी होती है कि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, तो वो वाले केस में जो भी व्यक्ति आपको ऑर्गन डोनेट करता है उसका भी खर्चा लगता है हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट के लेके या फिर आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट उनके लिए होता है जो बच्चे का प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी हो तो उसका जो एक्सपेंस हो
वो भी यही पॉलिसी में से कवर हो जाए, तो ये बेनिफिट वैसे ये पॉलिसी में नहीं है। अदरवाइज़ आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप 1 साल 2 साल में बच्चे का प्लान कर रहे हो, तो वो वाले केस में आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिले, वो देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए आपको ज़्यादातर पॉलिसी में आपको एक वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, डिपेंड करता है पॉलिसी में कैसे मेंशन किया है। तो अगर सपोज़ 2 साल का है, तो 2 साल से पहले ही आपको ये पॉलिसी ले लेनी है और इसे 2 साल तक रिन्यू भी करवाना है, ताकि आपको जब प्रेगनेंसी हो तो वो टाइम पे आप ये मैटरनिटी बेनिफिट का मीन्स उसे अवेल कर पाए। तो जब भी पॉलिसी में आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, तो आपको पहले देखना चाहिए वेटिंग पीरियड कितना है इसका। अगर 2 साल है तो 2 साल से पहले प्लान करो आप, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही न्यूबॉर्न ट्रीटमेंट भी उसी के लिए होता है कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी कई बार कुछ खर्चे होते हैं, तो वो खर्चों को कवर करने के लिए आप इसका भी एक वेटिंग पीरियड होना चाहिए। जैसे मैटरनिटी का होता है वैसे इसका भी होना चाहिए, तो आपको ये दोनों को साथ में ही देख के चलना चाहिए। देन डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसे हम बोलेंगे होम केयर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कई बीमारी ऐसी होती है, जैसे कोरोना में हमने देखा कि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो घर पे ही ट्रीटमेंट दी जाती थी। हालांकि वो ट्रीटमेंट डॉक्टर कंसल्ट करता था, हॉस्पिटल में से ही कंसल्ट करता था कि आपको ये करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में, या कुछ बीमारी ऐसी होती है घर पे भी आप मीन्स ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता पेशेंट, तो घर पे ही ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो भी इसमें कवर होता है। ओके, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन ये एक टर्म है। देन आउट पेशेंट में कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जो ओपीडी कंसिडर की जाती है। जैसे आपने डेंटल ट्रीटमेंट करवा ली, आपने आई ट्रीटमेंट करवा ली, या ऐसे ही कोई खर्चे जो जिसके लिए आपका, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका जो केस है वो ओपीडी कंसिडर किया जाता है। आपको आप हॉस्पिटलाइज नहीं होते हो, लेकिन एक ही दिन में वो सारी चीज़ें मीन्स वो जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। जैसे ऑर्थो से लेके मीन्स आपको हड्डी वगैरह टूट गई, तो एक ही दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। छोटा सा ऑपरेशन वगैरह कुछ भी होगा तो वो कर लिया जाएगा, लेकिन वही दिन आपको छुट्टी मिल जाए। तो वो ओपीडी चार्जेस उस पे लगते हैं, तो वो ओपीडी चार्जेस भी यहाँ पे कवर होते हैं। लेकिन आपको पॉलिसी में देख लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ओपीडी से लेके ऐसी कौन कौन सी मीन्स बीमारी है, जैसे हड्डी से लेके मीन्स फ्रैक्चर वगैरह हो गया, आपका डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, तो वो ओपीडी का। वैसे ही कई और जो ट्रीटमेंट होती है वो आपको एक बार पॉलिसी में पढ़ लेनी चाहिए कि कौन से आउट पेशेंट में कंसिडर की गई है। अगर आप आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो भी कवर होती है, लेकिन इसमें कुछ लिमिट होती है। सब लिमिट मीन्स पूरा आपका जो सम एश्योर्ड है वो आयुष ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स आयुर्वेदिक या होम्योपैथी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ परसेंट होंगे, या फिर वहाँ पे वैल्यू ही मेंशन की गई होगी कि इतना ही सम एश्योर्ड रहेगा आयुष ट्रीटमेंट के लिए। रिकवरी अलाउंस, ज़्यादातर फ्रैक्चर वगैरह के केसेस आपने अगर सुने होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाते हो, लेकिन फिर भी आपको जो प्लास्टर वगैरह लगाई जाती है तो आप अपना काम वगैरह ठीक से नहीं कर पाते, तो वो केसेस में आपको रिकवरी अलाउंसेस भी, जैसे यहाँ पे बताया था डेली कैश अलाउंस था, वैसे ही यहाँ पे आपको रिकवरी अलाउंस भी मिलता है। तो वो आपको पॉलिसी में देखना चाहिए अगर ये है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मिलती है तो ठीक बात है। कई बार हमें खुद से भी सोचना चाहिए कि हम मैटरनिटी प्लान ही नहीं कर रहे हैं, अब हमें कोई बच्चे की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन मुझे पॉलिसी में चाहिए ही नहीं। ओके, तो ये नहीं देखने। डेली कैश अलाउंस आपको ज़रूर से देखना चाहिए, वो अच्छा है आपके लिए। रिकवरी अलाउंस होगा तो भी आपके लिए अच्छा है। और भी कई तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी शायद यहाँ पे नहीं बताए गए, लेकिन देख लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पे क्या क्या पॉलिसी में, ये वाली पॉलिसी में कवर नहीं होता है। ओके, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी आप करवाते हो, सेल इन्फ्लिक्टेड मीन्स खुद से ही आपको इंजरी करते हो खुद को, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज से आपको मीन्स बीमार हुए हैं, वॉर रिलेटेड इंजरी है, तो ये सारे खर्चे होंगे वो आपके पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे। ओके, क्लेम सेटलमेंट की यहाँ पे बात की है तो हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर आपको ये भी देखना है कि कितने कैशलेस
हॉस्पिटल्स आपको मिलते हैं आपके नेटवर्क में, मीन्स आप जो भी सिटी में रहते हो तो वो आपको देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल है जो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देंगे। मीन्स आपका जो भी खर्चा होगा वो टोटल खर्चा पहले ही दिन से ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठाएगी, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैशलेस जो हॉस्पिटल है जो कंपनी के नेटवर्क में है वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो वो वाले केस में वहाँ से कंपनी रीएम्बर्समेंट करेगी। माने आपको खुद से खर्चा करना पड़ेगा, पहले तो जो भी खर्चा होगा, फिर वो जो खर्चे के बिल्स वगैरह है वो आपको कंपनी को भेजने हैं, कंपनी उसे रीएम्बर्स मीन्स जो भी खर्चा हुआ होगा आपका वो आपको कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। ओके, तो दो तरह से होता है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको देखना चाहिए कि कैशलेस हॉस्पिटल का एक नेटवर्क होना चाहिए आपकी पॉलिसी में अच्छा खासा। और यहाँ पे भी आप जब पॉलिसी लो तो आपको दो तरह की पॉलिसी होती है, एक जोनल पॉलिसीज होती है और एक पान इंडिया पॉलिसी होती है। मीन्स जोनल पॉलिसी होती है उसका मतलब होता है कि एक आपका पर्टिकुलर एरिया है उसी के, मीन्स समझ लीजिए आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम चार्ज किया गया है। अब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके मीन्स हॉस्पिटलाइज होते हो तो वो वाले केस में आपका जो भी एक्सपेंस है वो कवर तो होगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंस होगा और उस हिसाब से सपोज आपको खर्च 5,000 का 50,000 का खर्च हुआ है तो वो वाले केस में हो सकता है कि 10,000 आपको जेब से भी खर्च करने पड़े, क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो आपको ज़रूर से देखना चाहिए कि आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो वो पान इंडिया पॉलिसी के लिए आपको पे करना है। भले ही यहाँ पे कुछ भी प्रीमियम आपको बताया गया है, ओके, जैसे यहाँ पे प्रीमियम बताया गया 13,509, तो आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि क्या ये पान इंडिया के लिए मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ या फिर जोनल पेमेंट हो रहा है। मीन्स ये हो सकता है कि आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए प्रीमियम है, मेट्रोपॉलिटन के लिए नहीं है, तो आपको क्या करना है, पान इंडिया लेना है ताकि आप इंडिया में कहीं भी अपनी पॉलिसी को इस्तेमाल कर पाओगे, वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। तो वो देखना है। कई केसेस में इंटरनेशनल जो खर्चे होते हैं, मीन्स आप बाहर की किसी कंट्री में भी अगर हॉस्पिटलाइज होते हो तो वो भी कवर होते हैं, लेकिन उसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा हाई रहता है। तो कई बार एक ही तरह की पॉलिसी में प्रीमियम वेरी करता है, तो ये नहीं होता है कि हर बार एजेंट जो होता है वो ज़्यादा कमीशन अर्न करना चाहता है। कई बार कई पॉलिसीज पैन इंडिया बेस होती है, कई जोनल होती है, तो वो प्रीमियम वेरी करता है, तो वो भी आपको पहले देखना है। कई सारी चीज़ें हैं, देखिए ये सारे पैरामीटर आपको देखने हैं, तब जाके तभी तो ये वेरी करता है प्रीमियम हर एक कंपनी का। ओके, तो ये कॉस्ट कैशलेस हॉस्पिटल भी यहाँ पे बताए गए हैं, तो वो देखना है। चलिए अब कोई और भी कंपनी हम देख लें, जैसे ये 13,000 का प्रीमियम है। ओके, अब SBI का 10,000 का है। क्यों 10,000 है, चलिए पहले जहाँ पे 89% था पिछली पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यहाँ पे 82% है, तो ये कम है थोड़ा, ये आपको बाय ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी कवर रिस्टोरेशन भी नहीं मिलता है, वहाँ पे कवर रिस्टोरेशन मिलता है 2 लाख, अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपको 2 लाख मिलते थे, तो 2,000 आपने कम तो करवा लिए 2 से 3,000, लेकिन देखिए नो क्लेम बोनस भी नहीं मिलता है, फ्री हेल्थ चेकअप भी नहीं है, डेली कैश भी नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें देखोगे आपको तो आपको पता चलेगा भले ही 10,500 में ये पॉलिसी मिलती है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, आप कंपेयर भी कर सकते हो, देखिए इसका कंपेयर करना है आपको, तो ये दो पॉलिसी है, ये यहाँ से और ये SBI, ये दोनों को आप 3 पॉलिसी को कंपेयर कर पाओ, आप कंपैरिजन भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रीमियम हाई क्यों है। ओके, तो ये कंपैरिजन में आप ये चीज़ें देख सकते हो। चलिए अभी कंपैरिजन नहीं करते हम, अब को पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसे भी देख लेते हैं। जैसे ये है स्टार वाला, इसका 9,000 के करीब उसका प्रीमियम बनता है, देखिए 89% है। अब देखिए यहाँ पे कवर रिस्टोरेशन नहीं मिलता है, फ्री हेल्थ चेकअप नहीं मिलता है, डेली कैश नहीं मिलता है, ऑर्गन डोन, तो मतलब क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉलिसी का तो मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको देखने चाहिए। देखिए यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट है, अगर आप यहाँ से फिल्टर करना चाहो या आपको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए, मीन्स
ओके, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, तो ये पिक करोगे तो सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे फ़िल्टर होके आएगी जिसमें अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मिलती है, जो हमने अभी बताया था आयुष, जिसे आयुष बोलते हैं। ओके, देन ट्रीटमेंट एट होम, जिसे डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट भी हमने बोला था। आउट पेशेंट हमने अभी बात किया था ओपीडी केसेस के लिए। नो कोपे मीन्स नो कोपे करोगे तो जो पॉलिसी में नो कोपेमेंट होगा वही बताएगा, बाकी की फिल्टर हो जाएगी। ऑर्गन डोनर, वैसे ही मैटरनिटी बेनिफिट, न्यू बॉर्न बेनिफिट, तो सारे बेनिफिट हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। इंश्योरेंस कंपनी कई सारी है, तो कई कंपनीज है, जैसे ओरिएंटल है वो गवर्नमेंट कंपनी है, एसबीआई भी गवर्नमेंट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज में जाना चाहिए क्योंकि उनकी सर्विसेज अच्छी रहती है। ओके, देन आप प्राइजेस को भी फिल्टर कर सकते हो। देन डिडक्टिबल का कॉन्सेप्ट क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे 2 लाख की ये पॉलिसी है, देख लीजिए ये 2 लाख की पॉलिसी है और सपोज मैंने अवेल कर ली ये वाली, पहले वाली। ओके, ये मुझे लगा कि चाहिए मेरे लिए अच्छी है, तो 13,500 का यहाँ पे खर्च हो गया मेरा। ओके, अब मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए, मैंने 2 लाख की पॉलिसी ले ली, कौन सी वाली, ये वाली, मणिपाल सिग्ना वाली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो, अगर 2 लाख से ज़्यादा का कोई केस आ गया, तो 2 लाख से ज़्यादा मीन्स अगर एक्सपेंस हो गया हॉस्पिटल का, तो वो वाले केस में क्या होगा, ये तो पूरी जो पॉलिसी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं उसके ऊपर का खर्च खुद से करना पड़ेगा। तो वो वाले केस में हम क्या करते हैं, वो वाले केस में हम सुपर टॉपअप ले लेते हैं या फिर टॉपअप ले लेते हैं। कैसे, वैसे सुपर टॉपअप ही आपको लेना चाहिए, टॉपअप नहीं लेना चाहिए, सुपर टॉपअप, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 2 लाख तक का जो डिडक्टिबल है वो मैं रखूँगा, और ऐसी पॉलिसी चाहिए जहाँ पे 5 लाख मेरी सम एश्योर्ड चाहिए, ये सुपर टॉपअप पॉलिसी कही जाएगी, जिसमें 2 लाख का क्या रहेगा, डिडक्टिबल। माने इसका मतलब क्या है कि अगर 2 लाख तक का खर्च हुआ तो वो मैं खुद से करूँगा, या फिर मेरी किसी और पॉलिसी जो हमने ऑलरेडी 13,500 की लेके रखी हुई है, ओके, उसमें से मैं खर्च करूँगा। और अगर वो यूटिलाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर मुझे 5 लाख का टॉपअप मिल जाएगा। ओके, तो देखिए सुपर टॉपअप अगर पॉलिसी में लेने जाता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी क्या होना चाहिए, ऐसे पता नहीं है, देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस डिडक्टिबल इज द अमाउंट मनी यू विल पे इन एन इंश्योरेंस क्लेम बिफोर द इंश्योर। अच्छा, यही बताया गया है कि 2 लाख की तो मैंने पॉलिसी ले ली, अब मैं क्या करूँगा, 2 लाख के ऊपर 5 लाख की और पॉलिसी ले ली, मीन्स यहाँ पे बता दिया कि 2 लाख डिडक्टिबल होना चाहिए। मीन्स जब मेरे 2 लाख एग्जॉस्ट हो जाएंगे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसके ऊपर ये एक्टिवेट हो जाएगा 5 लाख तक, और वो मुझे मिल जाएगा 4,000। देखिए काफ़ी कम, यहाँ पे कई सारी कंपनीज नहीं मिली क्योंकि वो अवेल नहीं करवाती है, ये कंपनी हमें मिल गई। ओके, तो 4,579 का अगर मैं ये पॉलिसी ले लेता हूँ तो ये सुपर टॉपअप या टॉपअप पॉलिसी कंसिडर की जाएगी। ओके, ज़्यादातर केसेस में आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी लेनी चाहिए। टॉपअप क्या, सुपर टॉपअप में डिफरेंट इतना है कि टॉपअप में समझ लीजिए आपके 2 लाख यूटिलाइज हो गए और डिडक्टिबल आपने 2 लाख बताया था, फिर आपका 2 लाख के ऊपर का खर्च होगा तभी वो एक्टिवेट होती है। दूसरी बार भी जब 2 लाख से ऊपर का खर्च होगा तभी वो एक्टिवेट होती है। जबकि सुपर टॉपअप में क्या होता है, 2 लाख का एक्सपेंस हो गया, अब दूसरी बार आपका 1 लाख भी हुआ होगा तो 1 लाख भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख तो जैसे, चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज 2 लाख का मेरा एक्सपेंस हो गया, ओके, 3 लाख का एक्सपेंस हुआ, मेरा जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस है वो 3 लाख हुआ, तो 2 लाख बेस पॉलिसी थी उसमें से कवर हो जाएगा, और 1 लाख जो है वो टॉपअप में से कवर होगा। अब दूसरी बार भी मेरी हॉस्पिटलाइजेशन हुई और 3 लाख का खर्च हुआ, तो वहाँ पे भी 2 लाख से ऊपर है, तो जो 1 लाख का खर्च है वो 1 लाख का जो खर्च है वो टॉपअप में से दिया जाएगा। तो वो 2 लाख की ऊपर की वैल्यू होगी तभी कंसिडर होगा, जब भी आपका क्लेम बनता है 2 लाख से ऊपर। जबकि सुपर टॉपअप में क्या होता है कि पहली बार अगर मेरी 3 लाख की ट्रीटमेंट हुई तो 2 लाख तो बेस कवर से जाएगा, 1 लाख मेरा जो 5 लाख की जो एक्टिवेट हो जाएगी ये सुपर टॉपअप पॉलिसी, उसमें से 1 लाख। अब दूसरी बार मेरा 1 लाख का ही क्यों ना खर्चा हुआ हो, तभी भी ये एक्टिवेट रहेगा, और 1 लाख का जो खर्च है वो मेरा जो 4 लाख बचे थे उसी में से यूटिलाइज होगा। तो ये सुपर टॉपअप आपको लेना चाहिए, टॉपअप पॉलिसी में आपको नहीं जाना चाहिए। ओके, तो अगर ये करवाता हूँ तो देखिए कितना खर्च हुआ था मेरा, 13,500 का, और ये 4 लाख जोड़ लेंगे उसके साथ, तो 18 लाख मीन्स टोटल वैल्यू हम जोड़ लेंगे तो 18 लाख में मुझे 7 लाख की पॉलिसी मिल जाती है।
ओके, अब हम देखते हैं कि 7 लाख की अगर पॉलिसी, ओके, 18,000 में मुझे 7 लाख तक का कवर मिल जाता था। अब यहाँ पे मैं सपोज 7 लाख की कोई पॉलिसी देखूंगा तो उसका प्रीमियम कितना बनता है, देखिए 27,000 हो गया, इसका 17,000 हो गया, ओके, और 10%, ओके। तो ये भी आप कर सकते हो, आप खुद से देख सकते हो कि चलिए क्या करना है मुझे। मुझे एक 7 लाख की पॉलिसी लेनी है। आपको ये भी देखना है कि इतना खर्च हुआ है क्या, आपको पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना है अपनी फैमिली की हेल्थ का। अगर आपको लगता है कि मेरे फैमिली में बीमारी बढ़ रही है तो वो वाले केस में आप बड़ा सम एश्योर्ड ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे मैंने बोला कि आप छोटी सी पॉलिसी ले लो 2-3 लाख की, और उसके ऊपर सुपर टॉपअप ले लो, ओके, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोनों को आपको दोनों को आपको देख लेना है। जैसे देखिए ये 17,000 में है, और 17,000 में क्या मिलता है, देखिए जिस कंपनी से आपने बेस कवर लिया है उसी से आपको टॉपअप सुपर टॉपअप लेना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बेनिफिट्स है वो वेरी करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ओपीडी नहीं मिल रहा है, ओके, रिकवरी अलाउंस नहीं मिल रहा है, डेली कैश अलाउंस नहीं मिल रहा है ये, ओके। तो ये कौन सी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की है सही 17,000 की, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब हमने जो पॉलिसी थी हमारी मणिपाल सिग्ना, तो वो यहाँ पे ये देखिए 8943, ओके, और 7.5 लाख का बेनिफिट दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी, ओके। तो ये प्रीमियम क्यों वेरी करता है एक ही कंपनी में, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स होंगे वो डिफरेंट हो गए, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। देखिए गवर्नमेंट की बात करें तो काफ़ी कम प्रीमियम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी मैं बता देता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, नो रिस्टोरेशन नहीं मिलता है, बेसिक सी पॉलिसी बनना, आयुष मिलता है। तो इसके पीछे 18,000 का प्रीमियम मैं डालूंगा क्यों, ओके, तो ये कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि पॉलिसी में और कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, या फिर कई और तरह के कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ज़रूर से उसका आंसर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।